माफिया ब्रदर्स को मार गिराया गया है और उसके बाद देखिए पूरे यूपी में हाई अलर्ट है। और बड़ी जानकारी आपको दे दे, प्रयागराज शहर में फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है प्रयागराज से। पूरा प्रयागराज शहर पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस को लगाया गया है। आसपास के जिलों के बॉर्डर पर पुलिस की गश्ती बढ़ाई गई है ताकि कोई भी अव्यवस्था ना देखने को मिले। ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त। प्रयागराज शहर में फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और पूरा प्रयागराज शहर इस वक्त पुलिस छावनी में तब्दील है, ये जानकारी मिल रही है। इसी के साथ साथ जो आसपास के जिलों के बॉर्डर है वहां पर भी पुलिस की गश्ती बढ़ाई गई है। और वीरेश पांडे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो से पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। वीरेश जी, क्या अपडेट मिल रहा है इंटरनेट सेवा को लेकर? अगर विशेष तौर पर बात की जाए तो सुबह से हम देख रहे हैं, जब से ये हत्याकांड हुआ है उसके बाद से इंटरनेट सेवा बंद है। अभी तक कोई जानकारी कब तक इसे बंद रखा जाएगा, कब खोला जाएगा? देखिए, जो सुपुर्दे खाक जब तक नहीं होगा तब तक इंटरनेट सेवा बहाल नहीं की जाएगी और उसके बाद भी मॉनिटरिंग की जाएगी कि सोशल मीडिया पर क्या रिएक्शन है, क्या हो सकता है। क्योंकि जैसा कि राजेंद्र से हमारी बात हो रही थी कि एक खामोशी उन्हें एहसास हो रही है, लेकिन खामोशी के पीछे का जो तूफान है उसका एहसास भी वो स्टूडियो में बैठकर ज़रूर कर रहे होंगे। और इसका एहसास लखनऊ और दिल्ली तक है, क्योंकि दिल्ली में होम मिनिस्ट्री मॉनिटर कर रही है प्रयागराज की एक एक घटना को। जो केंद्रीय गृह सचिव उनकी मॉनिटरिंग भी प्रयागराज पर चल रही है। इसलिए पूरे प्रदेश में धारा 144 लगाया गया है, पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट पर रखा गया है। और ऐसी खामोशी, ऐसी अलर्टनेस हमने भी कभी इस तरीके से इतिहास में नहीं देखी होगी। एक मुन्ना बजरंगी की जब हत्या हुई थी उस वक्त भी मैं उसके गांव जाकर कवर किया था। उसके जब उसके शवदाह किया जा रहा था मणिकर्णिका घाट पर, जब बनारस में मुन्ना बजरंगी भी खौफ का एक नाम था, उस वक्त भी मैं मणिकर्णिका घाट पर भी मौजूद था। जब उसके शव को उसके गांव से उठाया जा रहा था उस वक्त भी मैं मौजूद था। तो वो उस तरीके से एक इंटरनेट सेवा बंद कर देना और इस तरीके से खामोशी, वो सारी चीज़ें, जेल के अंदर उसकी हत्या हुई थी मुन्ना बजरंगी का, खौफ का एक वो भी नाम था, AK-47 कृष्णानंद राय हत्याकांड में उसका नाम था। तो ऐसे में लेकिन जिस तरीके से एहसास अतीक और अशरफ के मरने के समय के बाद हो रहा है इस प्रयागराज में, वो एक अलग सा दृश्य है। और यही वजह है कि धारा 144 और अलर्टनेस, सतर्कता बढ़ा दी गई है। और जिस वक्त पोस्टमार्टम खत्म होगा सीधे सुपुर्दे खाक यानी दफन किया जाएगा उसके शव को। इसलिए शव को दफन किया जाएगा कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठा न हो और फिर जो रिचुअल्स है उस रिचुअल्स को निभाया जाएगा, ताकि जो हमारे साथ मोहम्मद मोइन है उस रिचुअल्स के बारे में, अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, मुस्लिम्स खुद हैं ये, इसलिए उस पूरे रिचुअल्स को बताएंगे। मोहम्मद मोइन, जो वो धार्मिक रीति रिवाज के तहत जो उसे दफनाया जाएगा, जैसे कि कानून व्यवस्था के मद्देनजर पोस्टमार्टम के और चलिए इसी खबर से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, यह जानकारी मिल रही है जैसे कि प्रयागराज में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी और सीमा भी बंद कर दी गई है। अब प्रयागराज कोर्ट में थोड़ी देर में तीनों शूटर्स की पेशी होगी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और पुलिस थोड़ी देर में शूटर्स को कोर्ट में पेश करेगी। शूटर लवलेश, सनी और अरुण की कोर्ट में पेशी होगी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। थोड़ी ही देर में शूटर्स को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस, ये बड़ी जानकारी। शूटर लवलेश, सनी और अरुण की कोर्ट में पेशी होगी। ये वही शूटर्स हैं जिन्होंने अशरफ और अतीक को गोली मारी थी, जिसके बाद दोनों माफिया ब्रदर की मौत हो गई। प्रयागराज कोर्ट में जानकारी मिल रही है कि थोड़ी ही देर में इन तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तीनों ही शूटर जिनका नाम है लवलेश, सनी और अरुण, आज ही कोर्ट में पेशी होगी और कुछ ही देर बाद प्रयागराज पुलिस इन तीनों शूटर्स को लेकर कोर्ट में पेश करेगी और यहां पर इन तीनों को पेश किया जाएगा। शूटर लवलेश, सनी और अरुण की आज ही कोर्ट में पेशी की जाएगी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिए, पूरा जो यूपी है अलर्ट पर है और अब तीनों की पेशी की जाएगी। और वीरेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए। वीरेश जी, तीनों शूटर्स को आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा, इसे लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? और
तीनों शूटर्स को आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा और इस बाबत पूरी जानकारी एबीपी गंगा ने अब से आधे घंटे पहले दर्शकों को सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि आज ही तीनों शूटर्स को, तीनों हत्यारों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मोहम्मद मोइन, जो कोर्ट में पेश करने की पूरी प्रक्रिया है और जो पूरी बातें हैं उसको दर्शकों को पूरी स्पष्टता से बताएं। देखिए, हम कोई बात ऐसे नहीं करते, हम जो बात करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर करते हैं। दरअसल हमारे पास यहाँ पर जो एफआईआर की कॉपी है वो एबीपी गंगा के पास है, हमारे इस कैमरे पर मौजूद है और उस एफआईआर की कॉपी में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि रात को 10:35 पर प्रयागराज में इस जगह पर शूट आउट हुआ और मौके से ही तीनों हमलावर जो हैं वो पकड़े गए। तो कानून के मुताबिक जब आप किसी को कस्टडी में लेते हैं, किसी को गिरफ्तार करते हैं, तो 24 घंटे के अंदर आपको उसे कोर्ट में पेश करना होता है, उसका रिमांड बनवाना होता है। या तो उसे जुडिशियल कस्टडी बनवाइए, कोर्ट के आदेश से उसे जेल भेजिए, या अगर आपको पूछताछ करनी है तो आप कोर्ट में अर्जी दाखिल करिए। जो मजिस्ट्रेट होंगे वो आपको परमिशन देंगे या तो आपकी परमिशन को रिजेक्ट करेंगे। तो कल रात 10:35 की गिरफ्तारी दिखाई गई है, यानी आज रात 10:35 से पहले जो तीनों हमलावर हैं उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है। आज संडे का दिन है, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, ज़्यादातर कोर्टें बंद हैं, सिर्फ एक मजिस्ट्रेट बैठेंगे जिन्हें रिमांड मजिस्ट्रेट कहा जाता है। रिमांड देने की पावर उन्हीं के पास है, तो वो शाम तक ही बैठते हैं, शाम 5 बजे तक ही बैठते हैं, विशेष परिस्थितियों में 5:30-6 बजे तक बैठते हैं। तो बहुत मुमकिन है कि अब से 1 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। हालांकि एक आरोपी को गोली लगी हुई है, वो प्रयागराज का जो स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल है वहां पर भर्ती है। अगर उसकी कंडीशन इस तरीके की होती है, हॉस्पिटल ले जाने लायक, तो ले जाई जाएगी, नहीं तो एक मेडिकल रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी, उसे रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। रिमांड मजिस्ट्रेट को अगर लगेगा तो वो सीधे हॉस्पिटल जाएंगे, उसका वेरिफिकेशन करेंगे और वहीं पर उसका जो जुडिशियल कस्टडी रिमांड है, जिसे जेशी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसको बना देंगे और नहीं तो वो किसी को भेजकर उसका वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं। तो 99% चांसेस हैं कि तीनों हमलावरों का पेशी जो है वो आज कराई जाएगी और आज इनको जेल भेज दिया जाएगा। हालांकि एक संभावना ये भी है कि जब इनका जुडिशियल कस्टडी रिमांड बन जाएगा तो प्रयागराज पुलिस की तरफ से एक अर्जी दाखिल की जा सकती है कि अतीक और अशरफ की जो हत्या हुई है उस मामले में इनसे तमाम ऐसे पहलू हैं जिनसे पूछताछ की जानी है, तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर पड़ताल की जानी है, तो लिहाजा इन्हें हमारी कस्टडी में दिया जाए ताकि हम पूछताछ कर सकें। लेकिन पुलिस आज कस्टडी मांगेगी, मुझे इसकी संभावना कम लगती है। जी, अगर वीरेश जी रिमांड मांगती है पुलिस, प्रयागराज पुलिस, तो क्या लगता है कितने दिन की रिमांड मांगी जा सकती है? क्योंकि अशरफ और अतीक की मौत के बाद कई सवाल हैं जिनका जवाब चाहते हैं सब लोग, और अब पुलिस के पास वो समय है जब कितने दिन की रिमांड मांगी जा सकती है, क्या लगता है? देखिए, अगर पुलिस को रिमांड मांगनी होगी तो वो कम से कम 3 या 4 दिन की रिमांड ज़रूर मांगेगी। और क्या हुआ मोहम्मद में? कोई एक्सीडेंट हो गया, मैं माफ़ करिएगा, बीच में बात रोकनी पड़ी क्योंकि वहाँ भगदड़ की स्थिति थी तो देखना पड़ा। 3 से 4 दिन की पुलिस रिमांड मांगी जा सकती है और पूरी बातें, तीनों से पूरी बातें 3 से 4 दिन में पुलिस जितना भी होगा उगलवा लेगी, क्योंकि रात भर उससे पूछताछ हो चुकी है। पूछताछ में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट की जा चुकी हैं, उनकी निशानदेही पे लगातार छापेमारी की जा रही है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो पुलिस है वो 3 से 4 दिन पुलिस रिमांड मांगे। देखिए, ये पुलिस के विवेक पर निर्भर करता है कि वो कितने दिनों की कस्टडी रिमांड मांगती है और साथ ही साथ उसको वो आधार देने होंगे, वो बताना होगा कि हम किन बिंदुओं पर हमें पूछताछ की जानी है, क्या बरामदगी करवानी है, किन जगहों पर ले जाना है और उसमें कितना वक्त लग सकता है। लेकिन मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, पिछले 52 दिनों से मैं उमेश पाल शूट आउट केस को कवर कर रहा हूँ, एबीपी गंगा के दर्शकों को पल पल का अपडेट, पल पल की जानकारी दे रहा हूँ। तो मेरी अपना जो अनुभव है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि पुलिस जब इनका कस्टडी रिमांड मांगेगी तो कम से कम 7 दिनों का कस्टडी रिमांड मांगेगी, लंबी बातें बताएगी, लंबा आधार देगी कि वो खोजेगी कि किस तरीके से ये लोग अतीक और अशरफ को मारना चाहते थे। जो बातें उन्होंने अपने बयान में कही है कि हम एक बड़ा डॉन बनना चाहते थे, अतीक और अशरफ की तरह ही बनना चाहते थे, इस वजह से हमने हत्या की साजिश रची। किस तरीके से साजिश रची गई, तीनों लोग आपस में किस तरीके से मिले, किस जगह पर मिले, यहाँ आकर किस तरह से ठहरे, वेपन्स कहाँ से आए, इतने महंगे वेपन्स इन तक कैसे पहुँचे, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है वो इस तरीके का नहीं है कि इनको महंगे वेपन्स मिल सकें और ना ही इन्होंने इससे पहले कोई इतनी बड़ी वारदात की है कि इनको इस तरीके के वेपन्स मिल सकें। तो ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे कोई हो, कोई मास्टरमाइंड हो, ये सिर्फ मोहरे हों, ये सिर्फ सवाल तो यही है कि जो सनी के तार जुड़ रहे हैं,
सनी के तार जुड़ रहे हैं वो पंजाब से जुड़ रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई से वो तार जुड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जुड़ रही हैं। पंजाब की आप बात कर रहे हैं। दरअसल अतीक अहमद को लेकर जब प्रयागराज की पुलिस 12 अप्रैल को साबरमती जेल से नैनी सेंट्रल जेल पहुंची थी, तो वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उमेश पाल शूट आउट केस के, उन्होंने जेल के अंदर अतीक अहमद का बयान लिया था और उसमें उन्होंने दावा ये किया कि अतीक अहमद ने ये बताया है, ये कबूला है कि उसका पाकिस्तान का कनेक्शन है, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार आते हैं और वो पंजाब प्रांत में ही किसी जगह गिराए जाते हैं, कारतूस और हथियार। तो पंजाब का कनेक्शन जो है वो तो ऐसे भी सामने है और इस बात को जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उन्होंने बाकायदा जो सीजीएम हैं उनको लिख करके दिया हुआ था और इसी आधार पर अतीक और इस अशरफ की 4 दिनों की कस्टडी रिमांड, पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की गई थी और जो 3 पन्ने का आदेश था जिसे एबीपी गंगा ने सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाया था, उसमें इस बात को कोट किया गया था कि पुलिस जो है वो पाकिस्तानी कनेक्शन को खंगालना चाहती है, इसलिए इनका कस्टडी रिमांड, पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जा रहा है। निश्चित रूप से जो सनी का जो एक बड़े गैंग से उसका ताल्लुक जो सामने आ रहा है, उसका जो संबंध बातचीत में और उसे पूछताछ में जो सामने आ रहा है, उसका संबंध पाकिस्तान से, उसका संबंध पंजाब के एक बड़े गैंग से, एक बड़े गिरोह से, और ख़ासकर कहा जा रहा है कि जो जिस तरीके की वो बातें कर रहा है, जिस तरीके की बातें वो अबुझ तरीके से कर रहा है, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भी बातें कर रहा है पूछताछ में, तो ये संबंध अगर लॉरेंस बिश्नोई से जिस तरीके से अगर पुख्ता रूप से जुड़ जाता है, तो एक लॉरेंस बिश्नोई का जो एबीपी नेटवर्क ने इंटरव्यू किया था वो पूरे देश में एक नया खौफ के तौर पर आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए, जो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था उसमें जो पिस्टल इस्तेमाल की गई थी वो बिल्कुल इसी तरीके की थी जिस तरीके की पिस्टल का इस्तेमाल कल अतीक और अशरफ की हत्या में किया गया। इस बारे में जांच के बाद ही साफ हो सकेगा कि क्या दोनों पिस्टल एक ही तरीके की थी या अलग थी, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इस संभावना से, इस आशंका से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो पंजाब कनेक्शन की बात है, पाकिस्तानी कनेक्शन की बात है, पुख्ता तौर पर आपको बता दें कि जो ATS है यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, जो आतंकवादी विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए काम करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, उसने अतीक और अशरफ से कल और परसों 2 दिनों तक पूछताछ की। दोनों दिन दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पूछताछ की गई। 4-4 घंटे तक प्रयागराज के धूमनगंज थाने में पूछताछ की गई और ATS सूत्रों ने यह दावा किया था कि अतीक और अशरफ से की गई पूछताछ में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, तमाम चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। तो अगर इसका पंजाब कनेक्शन सामने आता है, पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आता है, किसी आतंकी संगठन से कनेक्शन सामने आता है, तो कतई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तमाम चीज़ें ऐसी थी जिस राज से पर्दा उठ सकता था। और आशंका एक ये भी जताई जा रही है कि अतीक और अशरफ कुछ लोगों के नाम खोल सकता था, तो हो सकता है आशंका इस बात की है, एक एंगल ये भी है कि उन लोगों ने किराए के शूटर्स को भेज करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया हो। निश्चित रूप से जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान, जो कनेक्शन जो पंजाब, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जिस पिस्टल का जिक्र किया आपने, उस पिस्टल को यहाँ पर, यहीं इसी जगह पर पाया गया, बरामद किया गया। और ये एक महत्वपूर्ण बात है और बहुत एक बड़ा क्ल्यू सामने आ रहा है। और ATS भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ATS इस मामले की इसलिए जांच कर रही है, कहीं इस पूरे मामले में कहीं खालिस्तान कनेक्शन तो नहीं है। पाकिस्तान के साथ साथ जिस तरीके से पाकिस्तान के बॉर्डर पे ड्रोन के जरिए असलहों की सप्लाई की जा रही है और अतीक, उसके गैंग, उसके गुर्गे जिस तरीके से उस गैंग को हथियारों की सप्लाई दे रहे हैं और उसको अपने जो गैंग में यहाँ से लेकर पूरब तक, देवरिया से लेकर और कुशीनगर तक फैलाने की जो कोशिश, और आसपास के इलाके में, प्रयागराज मंडल में और बुंदेलखंड के इलाके में जिस तरीके से वो अपने गुर्गों को आगे बढ़ाकर सप्लाई करने की कोशिश में और फ्री में एक तरीके से अपने एक आर्मी, एक कह सकते हैं कि उनकी अपनी एक सेना, अपने स्लीपर सेल्स को तैयार करने की जो कोशिश रही है अतीक और अशरफ की, इसी वजह से उनका जो स्लीपर सेल से कहा जाता है कि अपराध की दुनिया में अतीक अहमद से अच्छा स्लीपर सेल्स मुख्तार अंसारी और की का भी नहीं है, उस गैंग का भी नहीं है। देखिए, ये जो संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं, इससे इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता है कि कल रात को 10:35 पर यहाँ पर वारदात होती है। उससे पहले रात 8 बजे के करीब जो धूमनगंज थाने की पुलिस है वो अतीक और अशरफ को एक जीप में बिठा करके शहर के कसारी मसारी इलाके में ले जाती है। जंगली इलाका है, वहाँ पर पुलिस की टीम रेड करती है। वहाँ पर 2 पिस्टल मिलती है, 58 कारतूस मिलते हैं और जो 2 पिस्टल मिलती है उनमें से एक विदेशी पिस्टल होती है। हमारे सामने बरामदगी हुई थी। 58 जो कारतूस पाए जाते हैं उनमें 5 ऐसे कारतूस थे जो पाकिस्तान से आए हुए थे। पाकिस्तान कनेक्शन की बात लगातार की जा रही है, जो दावे लगातार की जा
जा रहे हैं उससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। और यही वजह है कि एटीएस ने लगातार 2 दिनों तक पूछताछ की। और हत्या का एक एंगल ये भी है कि अतीक और अशरफ कुछ ऐसे नामों का खुलासा कर सकते थे जिससे जो है बड़ा हड़कंप मच सकता था, किसी का नाम उजागर हो सकता था। तो कोई जो जिगाना पिस्टल, जो प्रतिबंधित पिस्टल है, जो तुर्की में बनती है, लगभग 7 लाख की वो पिस्टल है, वो एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि यूपी में क्राइम की दुनिया में जिगाना पिस्टल का सिद्धू मूसेवाला जो सिंगर है उसकी हत्या में उसका प्रयोग किया गया था। लेकिन यूपी की क्राइम में जिगाना पिस्टल का AK-47 AK-56 का प्रयोग तो किया गया, लेकिन तो इस्तेमाल यहाँ पर कई बार किया गया था। 1996 में प्रयागराज में तत्कालीन जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे जवाहर यादव और पंडित, उनकी हत्या की गई थी। इसके साथ हमने देखा कि 30 नवंबर 2005 को गाजीपुर में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, उसमें इसका इस्तेमाल किया गया था। और मोइन, आप लोग बने रहिए हमारे साथ, अपडेट आप लोगों से लेते रहेंगे। इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर दे दे, अतीक और अशरफ का जो शव है वो आज ही दफनाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, आज ही दफनाया जाएगा अतीक और अशरफ का शव। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कसारी मसारी कब्रिस्तान में आज दोनों के शवों को आज ही दफनाया जाएगा। असद के पास में दोनों के शवों को दफनाया जाएगा, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तैयारी सुबह से ही की जा रही है और माना जा रहा है कि आज ही अतीक और अशरफ के शव को दफनाया जाएगा। कसारी मसारी कब्रिस्तान में दोनों के शवों को दफनाया जाएगा। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए अतीक के घर के बाहर से इस वक्त मेरी सहयोगी स्नेहलता सीधा मौजूद है। स्नेहलता, क्या माहौल है वहां पर? आप अतीक के घर के बाहर में मौजूद है, वहां पर कैसी हलचल देखने को मिल रही है? लोगों का क्या कुछ कहना है हत्याकांड के बाद में? देखिए आयुषी, क्लियर कट ये है कि एक अजीब सा सन्नाटा है। यहाँ की सड़कों पर इंसान नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ हूटर, सायरन, पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी। देखिए यही की मिट्टी है और यही पुश्तैनी मकान जिसे बहुत पहले 2020 में गिराया गया, लेकिन यही वो कहानी का मूल है, ये जड़ है। देखना ये होगा अभी जब पोस्टमार्टम चल रहा है तो पोस्टमार्टम के बाद जहां की मिट्टी थी वहां पर ले आया जाएगा। ये गुंजाइश कम लग रही है क्योंकि जिस तरीके की सिक्योरिटी है आयुषी, हमारी आंखों के सामने से अभी के अभी 3 वज्र वाहन गुजरे हैं, उसमें बकायदा फोर्सेस थी, हर एक गली गली पर नजर है। यहाँ जब हम आ रहे थे तो हर जो पॉइंट है, जो चौराहा है, उसे नाके में तब्दील किया गया हुआ है। हर एक तरफ बैरिकेडिंग है, लोगों का दिखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल समझिए। जो लोग इस गली के हैं वो अपने घरों के खिड़की दरवाजे तक नहीं खोले हुए हैं। हमने बस एक शॉप वाले से पूछा अतीक का घर कहाँ है, तो कह रहा है मैडम पूछ रहे हैं, डरा रहे हैं। हमारे साथियों को देखा और वो मुस्कुराया। इस तरीके का माहौल है कि लोग घरों में हैं, कोई दुकानें नहीं खुली हैं और ये मिट्टी में मिला या जमींदोज ये मकान बहुत पहले हुआ है। लेकिन अब जाकर के जब पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम के बाद लोगों को अगर यहाँ अगर मिट्टी को लाया जाता है, शव को लाया जाता है, तो किस तरीके की तैयारी होगी? हालांकि ये गुंजाइश कम लग रही है। प्रशासन क्या ये कदम उठाएगा, ये फैसला लेगा, इसकी गुंजाइश कम बताई जा रही है। लेकिन फिर भी एहतियातन यहाँ पर देखिए, सुनील आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से फोर्सेस डिप्लॉय हैं। सामने से सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां अगर कोई आती जाती दिखाई दे रही हैं तो वो पुलिस महकमे की है। और लगातार आर्म्ड फोर्सेस की बात कर ले या फिर कई थानों की पुलिस की बात कर ले, कई थानों की पुलिस बुलाई गई हैं और सामने से 3 वज्र वाहन गुजरे हैं। और ये एहतियातन सारे इलाके को जिस तरीके से नाकेबंदी की गई है, सब कुछ घेरा गया है, किसी तरीके से कोई अशांति ना हो, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। आयुषी समझिए, इस जगह से पुश्तैनी मकान का होना मतलब बहुत गहरा कनेक्शन। यहाँ के लोग विधायक या सांसद के नाम से बोलते हैं, नाम नहीं लेते हैं। यहाँ के लोगों में वो बचपन जिसका जहाँ से पला बड़ा हो, जहाँ की पैदाइश हो, उस जगह की सेंसिटिविटी आप समझ सकती हैं। तो प्रशासन के लिए बहुत बड़ा कदम होगा कि जब पोस्टमार्टम के बाद जब नमाज अदा की जाएगी, जब इफ्तारी का वक्त होगा और कसारी मसारी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, क्या यहाँ पर मिट्टी को लाते हैं? ये बहुत बड़ी चुनौती होगी और लाया जाएगा तो यहाँ पूरे क्षेत्र में जो सन्नाटा पसरा हुआ है, एक अजीब सी सनसनी है। एक अगर आप इन गलियों में आएंगे तो लगेगा नहीं कि प्रयागराज जो कि इतना बड़ा जिला है, हर तरफ पॉपुलेशन डेंस है, वहां पर इतनी सन्नाटा, इतनी खामोशी है, कोई दिख नहीं रहा है। लोगों ने अपने घरों की खिड़कियों को खोल के शायद ओट से देखने की कोशिश की या उसकी भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। इक्का दुक्का दुकानें मिली हैं और हम बस पुलिस को देखते देखते इस जगह तक पहुंच आए।
क्योंकि इस तरीके की नाकेबंदी है कि नाका नाका से अगर आप पुलिस को ढूंढे तो आप समझ जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे आप। और लोग यहाँ पर विधायक सांसद के नाम से ही बोलते हैं, पूछते हैं, पूछने पर यही बताते हैं ये मकान है, ये पुश्तैनी मकान है। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल ये है कि क्या यहाँ पर मिट्टी लेकर आएंगे, और आएंगे तो किस तरीके से। यहाँ जो लोग अपने घरों में कैद हैं, जो खिड़की दरवाजा नहीं खोल रहे, क्या वो आएंगे? कौन है यहाँ पर तो दिखाएं। यहाँ सिर्फ खंडहर है, सब 2020 में तोड़ा जा चुका है। यहाँ से लोग अगर रहबसर की बात करें तो सामने के गलियों में कुछ शिफ्ट हो गए थे। यहाँ पर लोगों का रहना नहीं है मुमकिन, लेकिन हाँ, यहीं से जड़ें जुड़ी हैं। ये पुश्तैनी मकान है, बाप दादा का मकान जिसे कहा जाता है वो ये है। किसी वक्त में, किसी दौर में इस जगह की जो शक्लो सूरत है वो ऐसी नहीं थी जैसी आज दिख रही है। यहीं पर बचपन बीता, और अब इस जगह की जो कंडीशन है वो कई सालों से ऐसी है। लेकिन जो मोहल्ले की कंडीशन है वो बड़ी ताज़ा है, वो कल रात से है। किसी मोहल्ले की, उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो इस तरीके का, अगर सुनील थोड़ा सा मूव करेंगे कैमरे को तो देखिए वो जो रोड दिखाई दे रही है उस पे एक शख्स आपको दिख रहा है। वो कौतूहल भरी निगाहों से देखता चला जा रहा है, लेकिन बड़ी मजबूरी होगी तब वो निकले होंगे। कोई निकल नहीं रहा अपने घरों से, और ये सड़क पर लगातार सिर्फ और सिर्फ पुलिस की चहलकदमी है। 3 वज्रवाहन आंखों के सामने से निकले हैं, और अभी भी कोई ऐसा इनपुट नहीं है कि प्रशासन पोस्टमार्टम के बाद इस जगह पर ले आकर के मिट्टी को रखता है, नहीं रखता है। चांसेस बहुत फीबल है, बहुत कम माना जा रहा है। लेकिन फिर भी इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे इलाके में जिस तरीके की नाकेबंदी है वो बताने के लिए काफी है कि बहुत एहतियात बरती जा रही है, बहुत प्रिकॉशन लिया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर कोई परिंदा पर ना मारे। छत से लोग कुछ ओट से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और थोड़ी बहुत जिज्ञासा जिसके अंदर है, क्यूरियोसिटी है, वो जरूर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोग अपने घरों में बंद है आयुषी, कोई इस वक्त सड़क पर नहीं है। धारा 144 या 5 से ज्यादा वैसे भी अलाउड है, लेकिन ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। न सिर्फ ये मोहल्ला बल्कि आज प्रयागराज भी पूरा खौफ में है। प्रयागराज के लोग खौफ में है क्योंकि जिस तरीके से हत्याकांड हुआ उसके बाद सबके मन में कहीं ना कहीं डर है। जब असद को सुपुर्द खाक किया गया था उस वक्त बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, वहां पर मिट्टी देने आए थे। तस्वीरें हमने देखी, कितनी आशंका जताई जा रही है कि आज जब अशरफ के और अतीक के शव को दफनाया जाएगा तो उसी संख्या में लोग जो है वहां मौजूद रहने वाले हैं। और क्या इस मोहल्ले से भी लोग जाएंगे वहां पर, कितनी संभावना जताई जा रही है? देखिए पीएससी के 11 कंपनी पीएससी के जवान अशरफ की मिट्टी में ही डिप्लॉयड थे, और कल रात की इंफॉर्मेशन थी कि और भी बटालियन बुलाए गए हैं, और भी फोर्सेस बुलाई गई हैं। तो जब अशरफ के टाइम से ही ठीक है स्नेहलता, आपके पास लौटूंगी, जवाब लूंगी आपसे, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर दे दें। इसी मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच के लिए आयोग का गठन किया गया है। ये बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट मिल रहा है। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। बड़ी जानकारी, और 2 महीने में जांच करके सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी आयोग की तरफ से। यह बड़ी जानकारी, देखिए क्विक एक्शन इस पूरे मामले में हो रहा है। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच के लिए अब एक आयोग का गठन किया गया है। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का यह गठन किया गया है, जो कि 2 महीने का समय लेगा, और 2 महीने में इस पूरे मामले की जांच करके सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसके बाद और एक्शन देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से यह हत्याकांड हुआ उसके बाद देखिए सीएम लगातार जो वहां पर लोग हैं, अधिकारी हैं, उनसे अपडेट ले रहे हैं, और अब ये जानकारी मिल रही है कि 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है, और 2 महीने में जांच करके जो ये आयोग है ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। वीरेश जी से अपडेट ले लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर। वीरेश जी, 3 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया गया है, 2 महीने का समय दिया गया है जब सरकार को जांच करके ये आयोग रिपोर्ट सौंपेगा। देखिए, मैं पूरी रिपोर्ट को पढ़ रहा हूं जो गृह विभाग से आया है मेरे पास। गृह विभाग द्वारा कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत 15 अप्रैल को जनपद प्रयागराज के संपूर्ण घटनाक्रम की विस्तृत जांच हेतु न्यायिक आयोग गठित किया गया। इस हेतु गृह विभाग द्वारा औपचारिक आदेश निर्गत किए गए हैं। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग 2 माह के भीतर पूरे प्रकरण की जांच रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। 3 सदस्यीय आयोग में माननीय अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वितीय सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद के नेतृत्व में कार्य करेगा। यानी अरविंद कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में ये न्यायिक आयोग काम करेगा, जिसमें शुभेश कुमार सिंह IPS सेवानिवृत्त DGP उत्तर प्रदेश होंगे, और ब्रिजेश कुमार सोनी सेवानिवृत्त जनपद न्यायाधीश उत्तर प्रदेश आयोग के अन्य 2 सदस्य होंगे, यानी 3 सदस्य। ABP गंगा ने कल ही दर्शकों को बता दिया था कि इस पूरे मामले में, प्रयागराज के मामले की
जांच मुख्यमंत्री के आदेश के बाद न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, लेकिन वो कितने माह के भीतर, कितने दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी, कितने और कौन कौन उसके सदस्य होंगे, कौन उसका नेतृत्व करेगा, ये जानकारी मैं अभी दर्शकों को दे रहा हूँ। ये अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि गृह विभाग द्वारा कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत 15 अप्रैल को जनपद प्रयागराज के संपूर्ण घटनाक्रम की विस्तृत जांच है 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है, जिसका नेतृत्व रिटायर्ड जस्टिस अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वितीय करेंगे, यानी सेकंड करेंगे। उच्च न्यायालय से, इलाहाबाद से वो रिटायर हुए हैं और ऐसे में आपको मैं बताऊं कि उसमें एक आईपीएस रहेंगे जो सुबेश कुमार सिंह हैं, जो डीजीपी रहे हैं यूपी के, वो रहेंगे, और ब्रिजेश कुमार सोनी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं, वो रिटायर हो चुके हैं उत्तर प्रदेश आयोग के। ये 2 सदस्य होंगे, यानी 3 सदस्यीय अरविंद कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में इस आयोग का गठन किया गया है। जी, अब क्या और जानकारी मिल रही है इस आयोग को लेकर? कब से जो ये अपनी जांच है विदेश जी शुरू करेंगे? देखिए, ये जांच कल से शुरू कर देंगे। इस जांच को शुरू करने की प्रक्रिया जैसे ही सुपुर्दे खाक होगा वैसे ही जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अब यहाँ से जहाँ सुपुर्दे खाक होना है उस जगह पर हम लोग जा रहे हैं, यानी हम और हमारे सहयोगी और पूरी नेटवर्क की टीम इस मोतीलाल नेहरू जो मेडिकल का प्रांगण, जो घटना स्थल हम कह सकते हैं, जो यहाँ पर मोहम्मद मोइन जो ये स्थल है, जो घटना स्थल है, यहाँ से हम लोग अब निकल रहे हैं और हम लोग उस स्थल पर पहुँचेंगे जहाँ पोस्टमार्टम के बाद जहाँ सुपुर्दे खाक किया जाएगा, यानी सुपुर्द ए खाक, ज़मीन में जहाँ खाक में मिलाया जाएगा, सुपुर्द किया जाएगा। अतीक और असरफ जी बिल्कुल, हम यहाँ से निकलेंगे और तकरीबन 20 मिनट के वक्त में वहाँ पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर तमाम बहुत अहम जानकारियाँ हमारे पास हैं जिन्हें हम अपने दर्शकों को सीधे तौर पर वीडियो के साथ, लाइव वीडियो के साथ दिखाना चाहते हैं, इसलिए अब हमें यहाँ से मूव करना चाहिए। जी, तो अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम 20 मिनट के अंदर एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ, मैं और मेरे सहयोगी मोइन एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ सुपुर्दे खाक स्थल से दर्शकों को वो सारे दृश्य, वो सारी वहाँ की तैयारी, कैसे किसको आना है, किसको टिकट दिया जाएगा, किसको पास दिया जाएगा। लगातार महा कवरेज जारी है। माफिया डॉन ब्रदर्स के हत्याकांड के बाद लगातार पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं और अतीक अशरफ हत्याकांड पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। भाजपा हाईकमान मामले की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट इस पूरे मामले पर। नेताओं की बयानबाजी को लेकर नाखुश है भाजपा हाईकमान, ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। सभी नेताओं से मामले में दूरी बनाए रखने के निर्देश हाईकमान की तरफ से दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी, जिस तरीके से नेताओं की तरफ से बयानबाजी की जा रही है उससे अब कहा गया है कि सभी नेता मामले से दूरी बनाए रखें। अतीक अशरफ हत्याकांड पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। भाजपा हाईकमान मामले की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। नेताओं की बयानबाजी जिस तरीके से हो रही है उसे लेकर भाजपा हाईकमान नाखुश है और सभी नेताओं से मामले में दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिस तरीके से कल से ही लगातार बयानबाजी का दौर जारी है उसे लेकर नाखुश अब माना जा रहा है भाजपा हाईकमान है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है और यह कहा गया है सभी नेताओं से कि इस मामले में दूरी बनाकर रखा जाए। और चलिए इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको दे दे। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग 2 महीने में जांच करके शासन को रिपोर्ट सौंपेगा। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का है जो 2 महीने का समय दिया गया है जांच करने के लिए और गृह विभाग ने जांच को लेकर औपचारिक रूप से आदेश भी जारी कर दिया है, जो कुछ देर पहले हमने आपको बताया। रिटायर्ड जज अरविंद कुमार के नेतृत्व में यह आयोग काम करेगा। रिटायर्ड डीजीपी सुबेश कुमार सिंह इसके सदस्य होंगे और रिटायर्ड जज ब्रिजेश कुमार सोनी भी आयोग के सदस्य होंगे। तो ये 3 वो बड़े नाम हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है इस पूरे मामले की जांच की। और आपको बता दें कि गृह विभाग की तरफ से जांच को लेकर औपचारिक रूप से जो आदेश है वो भी जारी कर दिया गया है। रिटायर्ड जज अरविंद कुमार के नेतृत्व में यह आयोग काम करेगा। 2 महीने का समय दिया गया है। 2 महीने के समय में पूरे मामले की जांच की जाएगी और उसके बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। रिटायर्ड डीजीपी सुबेश कुमार भी इसके सदस्य होंगे। इसी के साथ साथ रिटायर्ड जज ब्रिजेश कुमार सोनी भी आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। तो जैसे कि वीरेश पांडे ने बताया हमारे ब्यूरो चीफ ने कि कल से ही जो ये जांच समिति है ये जांच में लग जाएगी। 15 अप्रैल को जिस तरीके से हत्याकांड हुआ उसे लेकर पल पल की जांच करेगी, पल पल के बिंदुओं पर काम किया जाएगा। 2 महीने का समय दिया गया है और 2 महीने में जांच पूरी करनी होगी और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।
और चलिए मेरी सहयोगी स्नेहलता अतीक के घर के बाहर से मौजूद है, वहां की तस्वीरें हमें दिखा रही हैं, पल पल का अपडेट दे रही हैं। स्नेहलता, कितना समय और माना जाए जब दोनों भाइयों के शवों को सुपुर्द खाक किया जाएगा? क्या जानकारी मिल रही है, अपडेट क्या मिल रहा है? देखिए आयुषी, हर वो गली और हर वो बच्चा जब पैदा होता है तो कोई नहीं जानता है कि उसकी किस्मत क्या होगी। उसकी शुरुआत होती है जिस जगह से और जहां उसका बचपन बीतता है, ये जगह वही है। यहीं पर आस पड़ोस के लोग हैं जो पुश्तैनी मकानों में रहते हैं, उन्होंने बचपन देखा है, बड़े होते देखा है और आज का दिन भी देखेंगे जहां पर हो सकता है कि सामने से ही मिट्टी लेकर के जाए। लोगों से पूछा कि क्या वो शामिल होंगे मिट्टी में, तो कुछ लोगों का कहना है कि जितनी इजाज़त होगी उतने लोग ही शामिल होंगे। लोग घरों की ओर से निकल रहे हैं झरोखों से खोल करके। और यहाँ जो युवा हैं उनसे हमने पूछा क्या आप बचपन में खेले हैं उस घर के लोगों के साथ, क्या उस परिवार के लोगों के साथ, क्या उन्होंने उनका बचपन देखा है। अब वो सभी आंखों में एक सवाल है कि इसी रास्ते से क्या मिट्टी गुजरेगी? क्या भैया लगता है मिट्टी इधर से गुजरेगी? ये वाला रास्ता ही है ना कसारी मसारी का, यही रास्ता है ना कब्रिस्तान का, यही रास्ता है। काफी रास्ते हैं, कौन कौन सा रास्ता है कब्रिस्तान तक जाने का? कौन कौन से एक बार बताएं। एक इस तरफ से जो जा रहा है, ये जो सीधे से बन जा रही है, एक इस तरफ जाएगी, पीछे से जाएगी। पीछे से जाएगी। क्या लगता है अशरफ को इधर से ले गए थे क्या? नहीं पता। नहीं पता। आप लोगों को जाने नहीं दिया था ना घर से बाहर। और कुछ मोहल्ले के लोग होंगे जो मिट्टी में जाएंगे जिनको परमिशन होगी। जाने दिया जाएगा तो जाएंगे, नहीं जाएंगे और क्या। जाने दिया जाएगा तो जाएंगे, क्योंकि मोहल्ले का रिवाज है कि जो भी जिसकी मिट्टी उठती है लोग जाते हैं। तो आप लोग भी इस रिवाज को निभाते आए हैं ना। इस बार बस जाने दिया गया तो जाएंगे। बड़े बूढ़े क्या बात कर रहे हैं घर में? सबके घर में तो मातम ही है, क्या बताएं। कुछ कह नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए, अब जहाँ के लोग अपने जिसको जानते हैं, जहाँ पैदाइश होती है, पले बड़े होते हैं, उनके अपने भी होते हैं और अपनों के लिए ये जो वक्त है वैसा नहीं है जैसे पूरी दुनिया देख रही है। इस गली में मातम है, इस गली में लोगों के चेहरे पर खामोशी है और आंखों में एक सूनापन है और सवाल भरी निगाहों से देख रहे हैं कि आखिरकार पुलिस कस्टडी में ये सब कैसे हुआ। ये जो सवाल है यहाँ की मिट्टी से जुड़े एक शख्स के जाने के बाद उसकी मिट्टी में शामिल होने की जद्दोजहद से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ के लोगों की आंखों में ये सवाल है क्या मिट्टी में जा पाएंगे, परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ पूरी गली में देखिए किस तरीके से जो मूवमेंट है आयुषी, जब तक मैं बात कर रही हूँ आप देखिए गलियों में बस लोग देख रहे हैं और उनके मोहल्ले की सड़क पर ये देखिए डीसीपी की गाड़ी गुजर रही है और एक और फोर्स एसीपी पुलिस और सिर्फ और ये रही एक वज्र वाहन जिसमें फोर्स है और ऐसे ही यहाँ पर पीएसी के जवान जा रहे हैं। देखिए सभी हथियारों के साथ लगातार इस घरों के जो लोग हैं वो देखिए किस तरीके से खिड़कियों की ओर से बस देख रहे हैं। मिट्टी में जाने की बात पे इन्होंने ये बात कहा कि हमारे यहाँ मोहल्ले में ये रहा है, ये परंपरा होती है कि लोग एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते हैं। फिलहाल अशरफ के मामले में कहा उन्होंने कि यहाँ पे नहीं जाने मिला, परमिशन मिली तो जाएंगे, क्योंकि गलियों में मातम है। गलियों के लोगों ने बचपन में, यहाँ एक चचा हैं उन्होंने बचपन से बताया कि किस तरीके से हर किसी को मिट्टी में मिलना है और उन्होंने हर एक दौर देखा है, सब कुछ फना हो जाना है। लेकिन यहाँ पर निकलने वाले लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने गली चौराहे पर एक निगाहों से देख रहे हैं। सवाल है सबकी निगाहों में और सवाल जो है जिनसे पूछा जाना है वो पुलिस प्रशासन को लेकर के उनकी चहलकदमी लगातार बढ़ी हुई है, क्योंकि इस गली में, इस जगह पर मातम का माहौल है। लोगों से, जितने लोगों से बातचीत किया उनका यही कहना है जाने दिया जाएगा, मिट्टी में तो शामिल होंगे, क्योंकि ये उन्हीं का घर है। इन्हीं गलियों में जो लोग हैं वो रहे हैं। हल्की हल्की ओट से झांकती हुई निगाहें जो देख रही हैं, पूछ रही हैं कि क्या क्या चल रहा है उनके मोहल्ले में और क्या मिट्टी यहाँ से गुजरेगी तो किस तरीके का माहौल होगा। भैया किस तरफ जा रहे हैं आप लोग? नाके पे उस तरफ, वहां और यहाँ लाएंगे क्या? इधर से लाएंगे, इधर से इन्हें नहीं पता है। और दो रास्ते हैं जो लोकल लोग बता रहे, कह रहे हैं कि शायद ही यहाँ से लेकर के गुजरे। जो यहाँ पर लोग हैं उनको देखा जा सकता है, उनके चेहरे पर एक अलग सी डर, एक मायूसी, एक मातम का माहौल है और इन गलियों में वो सब कुछ महसूस किया जा सकता है। जो लोग हैं
वो अपने घरों में बस दुबक करके देख रहे हैं। महिलाएं वो बाहर नहीं आ रही हैं, जो हैं वो देख रही हैं। और जाहिर तौर पर जितने लोग हैं वो बात कर रहे हैं कि क्या मिट्टी में जाने मिलेगा। चाचा जो यहाँ बैठे हुए थे, बुजुर्ग थे, उनका कहना है कि परमिशन जितने लोगों की मिली होगी वो लोग जाएंगे, लेकिन युवा जो हैं वो कह रहे हैं कि जिस किसी को भी अगर जाने दिया जाएगा तो लोग जनाजे में जाएंगे, कंधा देंगे, मिट्टी में शामिल होंगे, क्योंकि यही की मिट्टी से जो लोग जन्म लेते हैं, इसकी मिट्टी में शामिल होने के लिए लोगों की जाने की आदत रही है इस गली की, है ना भैया? हर मिट्टी में शामिल होते हैं आप लोग? यहाँ मोहल्ले में जितने लोग होते हैं सबके मिट्टी में शामिल होते हैं? जी जी, और मिट्टी है तो उसमें अब कोई उसमें देखता नहीं है। उसमें नहीं कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन देगी कि मोहल्ले वाले चले जाएं तो लोग जाएंगे। देखिए प्रशासन बोलेगी तो जाएंगे, बाकी तो अब मर्जी उनकी है। देखिए हमारे देश में एक परंपरा रही है, मोहल्ला मिल करके रहता है, जुड़ के रहता जी है। जी, हमारे देश को में इसमें बगल कैसे भी हो, पड़ोसी होते हैं, जी जी जी, उनके जाने पर मिट्टी में शामिल होते हैं। ये जी, आप जी। लोगों की फीलिंग है, जैसा मैं नोटिस कर रही हूँ। हाँ बस वही जब बोलेंगे, प्रशासन ने बोली कि आप लोग निकल जाइए, दे दीजिए मिट्टी, तो मोहल्ले वाले दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उनके ऊपर है, वो मना करेंगे तो कोई नहीं जाएगा। प्रशासन की बात, हाँ, प्रशासन की बात माना जाएगा। गलियों क्योंकि में बड़े बुजुर्ग क्या बात कर रहे हैं इस वक्त आप लोग? कुछ नहीं, अपने अपने अब सब काम धंधे वाले हैं यहाँ, मोहल्ले वाले कोई भी, सब सरकारी नौकरी तरह आदमी है जो अपने काम से काम रहते हैं। भी घर में बुजुर्ग होंगे, बचपन बीता है इसी गली में, आप लोगों ने बहुतों को देखा होगा। हाँ बहुतों को देखा है, मगर ये है कि पड़ोस की शान देखी होगी। अब वो लोग अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, वो आए अपना चले गए अंदर, कौन उनको देखेगा? आप भी सोचिए, बड़े लोग हैं, अपना अपना अपने घर चले गए। लेकिन आते जाते देखते रहे होंगे, कोठी की शान देखते रहे होंगे आप। नहीं, कोठी के तो बचपन हमारे लोग का देखते देखते हम भी बड़े हो गए हैं और लोग भी बड़े हो गए, वो तो लोग देखते हैं उनको भी, सबको। जी, देखने के लिए यहाँ पर विधायक जी, सांसद जी के नाम से लोग आते जाते हैं। अब उस समय तो पोस्टर में हम लोग देखते थे अतीक अहमद को कि अतीक अहमद हैं, ये सांसद है, ये विधायक है। और बाकी जब वोट के समय आया तो आदमी वोट भी दिया मोहल्लों वाले ने, और बाकी और भी। बाकी इस मोहल्ले में तो सब अपने अपने काम से रहते हैं, कोई फालतू वो नहीं। देख लीजिए, सब सरकारी नौकरी है, कोई जज के पिए हैं तो कोई क्या है, सब अपने अपने काम से रहते हैं। कोई अब इस खबर के बाद कुछ अलग सा सन्नाटा, मातम सा नहीं, रमजान है, रमजान की वजह से, नहीं तो पब्लिक अपने काम से तो निकलेगी ना। निकलेगी। जी जी लेकिन मिट्टी में जाने में तो कर जाएंगे आप। जी जी, मिट्टी में आप लोग साथ देंगी कि आप लोग बात करिए प्रशासन के, मोहल्ले वालों कह देंगे चले जाएं, लोग चले जाएंगे मिट्टी में, कोई दिक्कत नहीं। लोग होंगे तैयार मिट्टी में जाने के लिए? अब देख रहे हैं पब्लिक बस इतना ही है, अपना लोग जो मोहल्ले के हैं, लोगों से प्रशासन ने आए कि बेटा आप लोग निकल जाओ, दे मट्टी, कोई दिक्कत नहीं, जिसको जाना था वो तो चला गया। क्या लगता है कितने लोग निकल पड़ेंगे? इस मोहल्ले में कितने घर होंगे जो जानते हो? देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने घर हैं। अभी तो दिख रहा है, लेकिन अंदर अंदर तो आपको पता होगा ज्यादा। अब इस रोड पे तो ही मकान दिख रहा है आपको, जो यहाँ के वासी हैं। अभी फिलहाल आज बंद है, कोई बात नहीं कर रहा है, सब लोग छुपे हुए से दिखाई दे रहे हैं। नहीं, छुपे उपे से नहीं है सब, और बाकी भीड़ लगाने से धारा आप तो 144 लगी है, जैसे बड़ी भीड़ लग गई, प्रशासन आई तो मना करेगी, क्योंकि भाई माहौल नहीं। सरकारी और शांति से काम। जी जी, अब रमज़ान का महीना है, रोज़े से सब लोग हैं, तो लोग अपने अपने घर में हैं, गर्मी भी बहुत है, सब अपने काम से काम रहते हैं। अब देख सकते हैं भाई, भीड़ लग जाएगी, प्रशासन आएगी तो हम लोगों को भी हटना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन का भी साथ दीजिए आप भाई, साथ दीजिए कि भाई कुछ चीज़ बिगड़ना ना पाए, अपने अपने लोग अपने अपने लाइन में रहें। आप लोग भी समझ सकती हैं, आप लोग साथ दीजिए कि मिट्टी में लोगों को। चलिए, बिल्कुल स्नेहलता, कहीं ना कहीं लोगों के जाने का मन है। अतीक अशरफ हत्याकांड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। गोली लगने से पहले अतीक किसी को इशारा कर रहा था। एबीपी गंगा के पास अतीक के इशारे का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है, और इस वीडियो को देखकर बड़ा सवाल ये है कि क्या हत्यारों को पहले से अतीक जानता था? एबीपी गंगा के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देखिए। जीप से जब अतीक अहमद बाहर निकल रहा है तो कैसे वहां पर खड़ा होकर पहले गर्दन हिलाता है, और माना जा रहा है कि किसी को इशारा अतीक अहमद इस दौरान कर रहा है। ये देखिए, गर्दन हिलाता हुआ अतीक अहमद नजर आ रहा है, किसी की तरफ देख रहा है, एक टक निगाह से किसी की तरफ देख रहा है, और उस वक्त इशारा करता है। एबीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिव वीडियो है, और इस वीडियो के सामने आने के बाद अब सवाल ये है कि जो हत्यारे थे, जो 3 शूटर्स थे, क्या उनको पहले से अतीक अहमद जानता था?
ये बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए, सुरक्षा के घेरे में अतीक अहमद को जब जीप से उतारा गया, अशरफ पहले से उतर गया था, लेकिन जब अतीक की बारी आई उतरने की तो थोड़ी देर रुकता है, खड़ा होता है, एक ही टक में एक जगह देखता है और माना जा रहा है कि किसी को इशारा कर रहा है, गर्दन हिलाकर इशारा करता है और उसके बाद जीप से उतरता है और उसके कुछ सेकंड बाद ही इन दोनों भाइयों का हत्याकांड हो जाता है। ये देखिए, ये तस्वीर भी है, ये वीडियो भी आप सामने आया है और जैसे ही जीप से निकलता है, कुछ दूरी पर चलता है, मीडिया जैसे ही सवाल पूछती है, तीनों शूटर्स आते हैं और एक के बाद एक गोली मारकर इन दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार देते हैं। अब ये एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है और इस वीडियो के सामने आने के बाद अब बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं सामने कि क्या पहले से जो शूटर्स हैं उनको अतीक अहमद जानता था। एबीपी गंगा की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव ये वीडियो आप देख रहे हैं। जब मेडिकल के लिए लाई पुलिस की टीम, इस जीप में ही इन दोनों भाइयों को मेडिकल के लिए लाया गया था हॉस्पिटल। देखिए, अशरफ को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो अपने भाई को सहारा दे रहा था, नीचे जीप से उतार रहा था। लेकिन इस बीच अतीक अहमद जीप में ही थोड़ी देर रुकता है, बाहर निकलता है, एक टक एक निगाह से दूसरी तरफ देखता है और ये माना जा रहा है कि गर्दन हिलाकर किसी को इशारा करता हुआ अतीक अहमद नजर आया और उसके बाद देखिए जीप से नीचे उतरता है, आगे बढ़ता है। लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि शूटर्स के बारे में अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। कौन ये तीनों हैं, क्या इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, क्या पहले से ये लोग जानते थे अतीक अहमद को। और मोहम्मद मोइन इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। मोहम्मद मोइन, लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं, एक नया वीडियो अतीक अहमद का सामने आया है जिसमें हम देख रहे हैं जीप से उतर रहा है, थोड़ी देर रुकता है, एक तक निगाह से दूसरी तरफ देखता है और माना जा रहा है किसी को इशारा कर रहा है। चलिए मोइन से जुड़ेंगे वापस से और इस वीडियो को लेकर उनके पास क्या जानकारी है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बार बार ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा के पास सबसे पहले ये वीडियो आया है और इसमें आप देख सकते हैं अतीक अहमद, माफिया डॉन अतीक अहमद को, जो कि जीप से उतरता हुआ जब रुका थोड़ी देर, उसके बाद एक टक निगाह से एक और देखता है, पुलिस के घेरे में है और वहां पर किसी को गर्दन हिलाकर इशारा कर रहा है। अब तमाम बातें इस वीडियो के आज सामने आने के बाद अब कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि किसी शूटर को भी ये इशारा कर सकता है, किसी को इशारा कर रहा है और माना जा रहा है कि शूटर से भी संबंध हो सकते थे। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या हत्यारों को पहले से अतीक अहमद जानता था, क्योंकि जैसे ही जीप से नीचे उतरता है अतीक अहमद, उसके बाद दोनों भाई जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ ही दूरी पर दोनों को गोली मार दी जाती है, उनको मार गिराया जाता है। और देखिए, ये तस्वीर हम बार बार आपको दिखा रहे हैं कैसे अतीक अहमद जब ये जीप से उतर रहा था, कुछ देर के लिए वो रुकता है, सर हिलाता है, किसी को इशारा करता है और उसके बाद जीप से उतरता है। गोली लगने से पहले अतीक किसी को इशारा कर रहा था। अब इस वीडियो के आधार को माना जा रहा है कि गोली लगने से पहले का ये वीडियो है और अतीक अहमद किसी को इस वीडियो में इशारा कर रहा है। माफिया ब्रदर, 40 साल की माफियागिरी महज 40 सेकंड में खत्म हो गई है। दोनों भाइयों को मार दिया गया। अतीक और अशरफ हत्याकांड मामले से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले गोली लगने से पहले अतीक किसी को इशारा कर रहा था, ये जानकारी मिल रही है। एबीपी गंगा के पास सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है जिसे हम आपको दिखा रहे हैं बार बार। और आप देखिए किस तरीके से इस जीप में जब अतीक और अशरफ को लाया गया मेडिकल करवाने के लिए, उससे अशरफ के बाद जब अतीक इस गाड़ी से उतर रहा था कुछ देर रुकता है और आप देखिए किस तरीके से किसी को इशारा करता है अतीक अहमद। ये वीडियो में आप देखिए, रुकता है कुछ देर वहां पर और गर्दन हिलाकर किसी को इशारा कर रहा है। और अब ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या हत्यारों को पहले से अतीक अहमद जानता था, क्योंकि इसी दौरान इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं दोनों भाई तो तभी दोनों को गोली मार दी जाती है और दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन उससे पहले का ये वीडियो अब सामने आया है। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं और इसी बीच सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिल रही है कि भाजपा हाईकमान मामले की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं नेताओं के बयानबाजी को लेकर नाखुश नजर आ रहे हैं। भाजपा हाईकमान और सभी नेताओं से मामले में दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिए, जहां एक तरफ तो सीएम योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तमाम अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, तो वहीं अब ये माना जा रहा है कि दिल्ली से भी जो भाजपा हाईकमान है पूरे मामले की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। आगे क्या एक्शन किया जा रहा है इस पूरे मामले में, और ये भी कहा जा रहा है, सूत्रों से ये भी जानकारी
जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से नेताओं की बयानबाजी आ रही है इस पूरे मामले को लेकर, उससे भाजपा हाईकमान नाखुश नजर आ रहे हैं और जितने भी भाजपा के नेता हैं सभी भाजपा के नेताओं से मामले में दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। भाजपा हाईकमान की तरफ से, सूत्रों की तरफ से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो अतीक अशरफ हत्याकांड जिसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं, तमाम बयानबाजी हो रही है, तमाम जो वीडियोस हैं वो सामने आ रहे हैं और इसी बीच अब ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली तक इस पूरे मामले की पल पल की अपडेट मांगी जा रही है और भाजपा हाईकमान खुद मामले की जानकारी ले रहे हैं। नेताओं से ये कहा गया है कि मामले में दूरी बनाए रखे, किसी भी तरह की बयानबाजी ना की जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।